जनादेश 2012। खुल गया किस्मत का पिटारा, हो गया हार जीत का फैसला। किसी को मिला ताज तो किसी को मिला वनवास। उत्तराखंड की आवाम का फैसला, जनादेश 2012। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2012, जनता का जनादेश। आज इस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री चंद्रशेखर जोशी जी। जोशी जी, आपका स्वागत है। और पंकज मिश्र जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। जनता का जनादेश कितना अनुरूप रहा, कितना प्रतिकूल रहा? जोशी जी, इस 2012 के जनादेश में जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है वो ये आई है कि बीएसपी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। जो जितने में निर्दलीय जीते हैं, निर्दलीयों की बड़ी अहम भूमिका होगी। क्या लगता है किस तरफ ये दोनों के दोनों दल जाते दिख रहे हैं? अगर हम बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के विधायक, और ये हम निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय, किस तरफ आपको लगता है कि स्वाभाविक जुड़ाव उनका रहेगा? जी देखिए, बीजेपी में इस समय जो एकमात्र सर्वमान्य नाम निकल के आया है वो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का, जो सरकार बनाने में प्रयास करेंगे। परंतु वहीं कांग्रेस एक बड़ा दल बन के निकल के आ रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से राज्यपाल कांग्रेस को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। और जो सरकार बनाने में सक्षम दल होता है तो स्वाभाविक रूप से निर्दलीय, बसपा या छोटे और जो एक यूकेडी की एक सीट आई है, ये स्वाभाविक रूप से उस दल की ओर जाएंगे जो बड़ा दल बन के आया है। कहीं ना कहीं पार्टियों की अंदरूनी लड़ाई, अगर हम बीजेपी की बात करें तो खंडूरी जी ने ये लगभग इल्जाम लगाया था कि कुछ ऐसे फैक्टर, कुछ ऐसे तत्व हैं पार्टी के अंदर ही, अगर हम बात स्पेसिफिक रूप से करें तो उन्होंने निशंक जी पर आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार थे उनको कहीं ना कहीं उनको हराने के गणित में। और उधर निशंक जी ने भी आरोप लगाया था कि कोई ऐसी तत्व है जो उनको भी हरा सकते हैं। तो ये अंदरूनी लड़ाई क्या लगता है कितना फैक्टर है? नंबर 1 बहुत। नंबर 2, क्या इस लड़ाई में अब मुख्यमंत्री की जब लड़ाई होनी है, पार्टी के अंदर ही होनी है, तो इस नूरा कुश्ती का परिणाम आपको क्या जाता दिख रहा है? देखिए, ये तो निश्चित फैक्ट है कि दोनों दलों में बगावत हुई है खूब कायदे से, और एक दूसरे को हराने का काम किया गया है। और मुझे याद है कि खटीमा सीट पे जो है पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा हाईकमान को एक पत्र लिखा है। उन्होंने वहाँ के 3 बड़े नेताओं दान सिंह और राजू भंडारी के नाम से उन्होंने बाकायदा लिखा है कि उन्होंने पैसे तक की बातें उनके खिलाफ। इसी तरीके से डोईवाला में निशंक जी ने खुद आरोप लगाया। खंडूरी जी अब सार्वजनिक भले ना बोले, लेकिन वो कह रहे हैं कि पार्टी फोरम पे रखेंगे कि उनको हराने के लिए काम किया गया है। तो ये सबके साथ हुआ है ये। और अब रही बात सीएम की, तो खंडूरी जी तो लगभग हारने के बाद सबको सोच थी कि खंडूरी जी हार गए तो सीएम पद के दावेदार नहीं बचेंगे वो। तो निश्चित है कि निशंक के इस समय जीते हुए हैं, और जो जीता है वही सिकंदर है। तो कहीं ना कहीं जो जीता वो सिकंदर। आज निशंक जी जीत कर, हरक सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग जीत कर कहीं ना कहीं अपने आप को मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल कर लिया है। आपको लगता है कितना सीरियस होगा इनका मुख्यमंत्री बनना? क्या पार्टी फोरम पे इनको मुख्यमंत्री ना बनाया जाना, क्या ये पार्टी के बीच में ही ये स्वीकार होगा? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल करा है। बीजेपी के लिए निशंक जी को का नाम पुनः प्रस्तावित करना बीजेपी के लिए माना जाएगा एक बहुत बड़ा ही एक सदमा भरा कदम भी माना जा सकता है, क्योंकि चुनाव से 4 महीने पहले बीजेपी कहती है कि अब निशंक जरूरी नहीं है, अब खंडूरी जरूरी हैं, और अब चुनाव के बाद अब निशंक जी फिर जरूरी हैं। ये कह के बीजेपी अपना 2013 में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, 2014 में लोकसभा चुनाव है, कहीं उसका तो बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इस तरह की कई बातें सोचने को आएंगी, और मुझे ऐसा लगता है बीजेपी में एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है, और बीजेपी में बहुत हालात बिगड़ सकते हैं। पार्टी 2 फाड़ तक स्थिति में पहुंच सकती है। कांग्रेस की बात करें, हरक सिंह रावत की बात करें, तो हरक सिंह रावत आपको लगता है कि ये जीतने के बाद जो उन्होंने पार्टी के अंदर एक फोरम पर एक मैसेज दिया है कि वो कहीं भी जीत सकते हैं, कितना गंभीर उनका मुख्यमंत्री के तौर से उभरना, क्या ये इसका परिचय है कि उसके बाद वो मुख्यमंत्री के तौर से स्वाभाविक पसंद बन सकते हैं? जी, आपने डॉक्टर हरक सिंह रावत जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री पद के दावेदार होता है जो नेता प्रतिपक्ष होता है, तो उसमें डॉक्टर निशंक को डॉक्टर हरक सिंह रावत को जो क्षेत्र दिया गया वो बड़े नेताओं
की इच्छा के अनुरूप दिया गया कि आप रुद्रप्रयाग से चुनाव जीत के दिखाइए। और रुद्रप्रयाग में क्या विडंबना रही कि 2 कांग्रेस के प्रदेश स्तर के संगठन के पदाधिकारी, उनको संगठन के लोग नहीं बैठा सके और उनके बीच में डॉक्टर निशंक को उतार दिया, डॉक्टर हरक सिंह रावत को उतार दिया गया। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि एक तो वहां पर 2 प्रदेश के पदाधिकारियों को कांग्रेस नहीं बैठा पाई और उसके अलावा वहां पर उनको उस क्षेत्र में भेज दिया गया जो अनजाना क्षेत्र था उनके लिए, और वो दूसरे क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे। और उसके बाद वहां पर उनके सबसे राजनीति से ऊपर परिवार होता है, तो वहां पर उनके परिवार के ही उनके बड़े भाई खड़े हुए थे जो उनके साड़ू भाई थे, और उन साड़ू भाई के सामने उनको खड़ा कर दिया गया। उनको कांग्रेस संगठन के 2 प्रदेश पदाधिकारियों के समक्ष खड़ा कर दिया गया। तो इसका मतलब साफ संदेश था कि डॉक्टर रावत या तो उनको डॉक्टर रावत की ऐसा लगता है कि बलि चढ़ाने का प्रयास था। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक गलियारे में ये बात चर्चा में थी कि हरीश रावत ने कुछ ऐसा समीकरण बनाया कि जो जितने भी ज़्यादातर बागी खड़े थे वो हरीश रावत के गुट से थे, नंबर 1। नंबर 2, उसने हरीश रावत गुट ने इस तरह का माहौल पैदा किया कि जितने भी कांग्रेस के तथाकथित बड़े नेता थे जो कल मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार बन सकते थे, उनको ऐसी ऐसी जगह जाके फंसा के लड़ा दिया जहाँ पे कि उनके जीतने की संभावनाएं काफ़ी क्षीण थी। कितने सहमत हैं आप? नहीं, माना जा रहा है, सुना भी गया है कि हरीश रावत ने कुछ इस तरह हरीश रावत के गुट के लोग लड़े हैं। कुछ लोगों ने, कांग्रेसियों ने ही आरोप लगाया है कि हरीश रावत ने हरिद्वार में बड़े हल्के कैंडिडेट दिए, नहीं तो शायद 2-4 सीटें वहाँ से भी निकाल देते हैं। क्योंकि रानीपुर सीट हरीश रावत ने 20-22 हज़ार के मार्जिन से जो है लीडिंग हुए थे, उनके क्षेत्र से बहुत कम विधायक जीते हैं। तो ये सब चीज़ें तो थी ही, लेकिन अब यह है कि हरक सिंह रावत को फंसाया गया था, तो हरक सिंह रावत ने जीत के अपनी योग्यता तो साबित करी थी जाकर।